बोर्ड्स हो या सीयूईटी, द ट्विन ब्रोस के एमसीक्यूज अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 एमसीक्यू सीरीज में। हे फ्यूचर टॉपर्स, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की एमसीक्यू सीरीज के एक और शानदार चैप्टर की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बहुत सारे एमसीक्यूज। इस वीडियो में हर एक टाइप के एमसीक्यूज इंक्लूडेड हैं। पूरी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इसके बाद एमसीक्यूज के लिए और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद महसूस करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार पूरे चैप्टर का ही, पूरी एनसीईआरटी का ही रिवीजन हो गया है। आपको पता है ऑलरेडी आपको क्या करना है। पेन और कॉपी लेकर बैठना है, अपने पूरे मार्क्स कैलकुलेट करना है और वीडियो एंड होने के बाद कमेंट में लिखना है कि टोटल कितने एमसीक्यूज आपके सही गए, कितने मार्क्स आपने स्कोर करे। इससे होगा ये कि फ्यूचर में जब कभी भी आप वीडियो फिर से देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि कितना इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आया है। इससे पहले वीडियो चालू करूं, दो और चीज़ें बताना चाहता हूं। नंबर 1, ऐप स्टोर, प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको फ्री मटेरियल का पूरा एक कोर्स मिल जाएगा जिसमें आपको नोट्स, कार्टून, डेट्स, पॉलिटिकल साइंस और बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। दूसरी बात, अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम द ट्विन ब्रोस नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज कर लीजिए। भर भर के मटेरियल वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इस वीडियो को चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल व्हाट डज द टर्म सिक्योरिटी इम्प्लाई। ये एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में हमें देखने को मिलता है कि हर एक चीज को हम सिक्योरिटी में इंक्लूड नहीं कर सकते। सही आंसर बताइए। मैं सारे ऑप्शंस रीड नहीं करूंगा क्योंकि हर एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो इंपॉर्टेंट है वो रीड करूंगा, जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको आंसर करना है। क्योंकि टाइम बहुत कम है तो वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। और अगर आप स्लो रीडर हैं या फिर आराम से करना चाहते हैं तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। इसे हम सिक्योरिटी में देखते हैं। लेकिन अभी बात कंप्लीट नहीं हुई है। अब हर एक थ्रेड को इंक्लूड नहीं कर सकते। किसको इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं करेंगे, वो आगे वाले एमसीक्यूज में आपको समझ में आएगा। विच टाइप्स ऑफ थ्रेड्स आर जनरली रिगार्डेड एज बीइंग ऑफ इंटरेस्ट इन सिक्योरिटी डिस्कशंस। तो वो कौन से तरीके के थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हम सिक्योरिटी के इशू में इंक्लूड करते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, थ्रेट्स टू कोर वैल्यूज। जो आपकी कोर वैल्यूज को हार्म करते हैं, किसी कंट्री की कोर वैल्यूज को हार्म करते हैं, उन्हें हम इंक्लूड करते हैं। What is the conclusion regarding the intensity of threats that qualify as security issue? अब भाई कोर वैल्यूज पर भी अलग अलग तरीके के खतरे आ सकते हैं, तो इंटेंसिटी क्या होना चाहिए जिसको हम सिक्योरिटी इशू में काउंट करेंगे। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स दैट कुड डैमेज कोर वैल्यूज बियॉन्ड रिपेयर। इस तरीके से डैमेज कर देंगे कि अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप उनको रिपेयर भी नहीं कर पाओगे। तो ये वाली चीजें हम सिक्योरिटी में काउंट करते हैं। Into which two broad groups are various notions of security divided in world politics? Notions मतलब belief। तो सिक्योरिटी को हम कैसे डिवाइड करते हैं? ऑब्वियसली हम इंटरनल एक्सटर्नल की बात करते हैं। रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के अंदर हम इंटरनल एक्सटर्नल की बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है, एग्जाम में जब प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो हम छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक्स करके आ जाते हैं। इसलिए खुले दिमाग के साथ इसको करना है और लिखते जाइए, आखिरी में स्कोर बताइएगा। In the traditional conception of security, what is considered the greatest danger to a country? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एमसीक्यूज में। सबसे बड़ा क्या होता है डेंजर? सबसे बड़ा होता है मिलिट्री थ्रेट्स। और इसका सोर्स क्या होता है वो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कोई आउटसाइड कंट्री, जब हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो बाहर की कंट्री से हमें मिलिट्री थ्रेट रहता है। Which of the following are the core values endangered by external military action? जब इस चैप्टर की फसना पक्का है वीडियो बनाई थी जहां पर पूरी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए, सारे पीवाईक्यूज करा दिए, तो इसका निमोनिक मैंने आपको बताया था कि इसको याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। और वो क्या था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सिट। SIT, सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो फंसना पक्का है कि वीडियो जरूर से देखिए। और अगर आपको फंसना पक्का है कि पीडीएफ वगैरह भी चाहिए तो एप्लीकेशन वेबसाइट पर अवेलेबल हो गए। हर एक मेजर सब्जेक्ट के अवेलेबल हो रहे हैं, ह्यूमैनिटीज के।
रिलीजियस बिलीव्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेड अग्रीमेंट्स एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक निकल के आएंगे, आपको लगेगा ये ऑप्शन भी तो सही हो सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी नॉलेज जरूरी है। व्हाट इज डिटरेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? डिटरेंस का मतलब क्या होता है? ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड हमारा पॉलिटिकल साइंस का है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्रिवेंटिंग वॉर बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनएक्सेप्टेबल लेवल। आप अटैक करोगे, हम भी अटैक करेंगे, इतना लेवल पहुंच जाएगा कि हम दोनों के लिए सही नहीं है, इस चक्कर में वॉर वगैरह नहीं होती है। When a government is actually confronted by war, which choice might they take but not advertise as policy? कि भाई उसको वो एडवर्टाइज नहीं करते हैं, ये नहीं बोलते हैं कि ये पॉलिसी है हमारी, लेकिन वो ये चीज कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वो सरेंडर कर सकते हैं। इन एडिशन टू डिटरेंस एंड डिफेंस, what is the third component of traditional security policy? क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बनता है, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये हो गया, इसके बाद अब थर्ड कंपोनेंट पूछा जा रहा है। और कई बार ना एमसीक्यूज में सीधा ये लिख दिया जाता है थर्ड, मतलब ये नहीं बोला जाएगा कोई एक कंपोनेंट बताओ, एनसीईआरटी में थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, तो वो एक ऑर्डर में भी पूछ लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज बैलेंस ऑफ पावर। मैंने आपको फंसना पक्का है कि वीडियो में बताया था कि हम ABDD से याद कर सकते हैं। एक मिनट, ABDD, ये ए थोड़ा वैसा हो गया, आप समझ जाना। एबीडीडी मतलब ए से अलायंस बिल्डिंग, बी से बैलेंस ऑफ पावर, डी से डिफेंस और डिटरेंस। तो एबीडी विलियर्स क्रिकेटर रहे, उनसे आप याद कर सकते हैं। व्हाट सर्व्स एज अ क्लू टू विच माइट अ थ्रेट, व्हाट सर्व्स एज अ क्लू टू हु माइट बी अ थ्रेट इन द फ्यूचर अंडर द ट्रेडिशनल व्यू? बताइए भाई, क्या एक क्लू हमें देखने को मिलता है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, द फैक्ट दैट अ नेबरिंग कंट्री इज वेरी पावरफुल। ये भी एक खतरे की घंटी है भाई। हाउ डू गवर्नमेंट्स प्राइमरली मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर? कैसे वो करते हैं बैलेंस ऑफ पावर, जैसे सामने वाला उनसे ऊपर ना हो जाए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाय बिल्डिंग अप मिलिट्री पावर। व्हाट इज द बेसिस फॉर मिलिट्री पावर? मिलिट्री पावर का बेस क्या है, ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर। पैसा ही नहीं है, टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो फिर आप मिलिट्री वगैरह पावर कैसे अच्छे से इंक्रीज करोगे, उसको यूज कैसे करोगे? व्हाट इज द फोर्थ कंपोनेंट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हम एबीडीडी से याद कर सकते हैं। तो बीडीडीडी को हो गया, ए बचा हुआ है, तो ए है हमारा अलायंस बिल्डिंग। What is a coalition of states that coordinate their action to deter or defend against military attack called? इसको हम क्या बोलते हैं जब ये सारी चीजें होती हैं, ये साथ में आते हैं और देखते हैं? द करेक्ट आंसर इज एन अलायंस। आप बोलोगे भैया कलेक्टिव सिक्योरिटी रिजीम भी तो सेम आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे रिजीम वर्ड पे फोकस करिए। रिजीम मतलब अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट है, और चैप्टर पे भी फोकस करिए। तो जो सबसे एक्यूरेट आंसर निकल के आएगा वो अलायंस ही आएगा, क्योंकि यही हम कंपोनेंट में पढ़ रहे हैं, अलायंस बिल्डिंग। ऑन वॉट आर अलायंसेस प्राइमरली बेस्ड अलाउइंग देम टू चेंज ओवर टाइम? ये समय के साथ बदल जाते हैं, क्या रीजन रहता है, क्या इन्हें अलाउ करता है कि बदल सकते हैं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंटरेस्ट। इसके आगे एग्जाम्पल एमसीक्यूज में हम देखेंगे। व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इलस्ट्रेट्स अ शिफ्ट इन अलायंस एंड सपोर्ट? आ गया, बताइए, बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका साफ साफ से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो यूएस अफगानिस्तान के मिलिटेंट ग्रुप को सपोर्ट करता था, लेकिन बाद में उन पे ही अटैक भी कर दिया हमारे 9/11 के बाद, और उसके बाद अब इतने अच्छे रिलेशन नहीं है। तो ये समय के हिसाब से बदलता है। Why must each country be responsible for its own security in world politics? क्यों सबको अपनी जिम्मेदारी खुद लेना चाहिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कोई भी ऐसी एक्नॉलेज्ड सेंट्रल अथॉरिटी हमें देखने को नहीं मिलती दुनिया भर की जो सब पर कंट्रोल कर सके। हाउ इज द अथॉरिटी ऑफ द यूएन डिटरमाइंड? यूएन को हम कैसे देखते हैं, यूएन की अथॉरिटी कैसे निकल के आती है? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बाय द कंसेंट एंड ओबीडियंस ऑफ इट्स मेंबर्स। जो मेंबर्स बोलेंगे यूएन वही करेगा, अपनी मन मर्जी से यूएन काम नहीं करता। Why was internal security more or less assured for most powerful countries after 1945? क्यों इंटरनल सिक्योरिटी पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर
A. Because the US and Soviet Union were united within their borders and European powers faced few internal threats. तो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन्ड थी, इसलिए इस चीज को हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं. What was the primary external threat facing the US-led Western Alliance after the Second World War? Second World War के बाद सबसे बड़ा खतरा, ये तो पूरे पॉलिटिकल साइंस में हमने बहुत अच्छे से देखा हुआ है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मिलिट्री अटैक फ्रॉम सोवियत-लेड कम्युनिस्ट अलायंस. How much of the post Second World War conflicts were attributed to Cold War? कोल्ड वॉर वजह से जितनी वॉर होती थी पूरे दुनिया में, कितनी उस समय में देखने को मिलती थी? करेक्ट आंसर इज अप्रोक्सीमेटली 1/3. In what way were the security challenges of newly independent countries in Asia and Africa different from European ones? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फसना पक्का सीरीज में मैंने आपको बताया था 4 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार आता है. तो इनमें से जो सबसे करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी. दे फेस द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स एंड इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. तो ये 2 ऑप्शन है. What characterized the fear of many newly independent countries regarding their neighbors? तो neighbors related क्या प्रॉब्लम थी? बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी. The correct answer is ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर एप्रीहेंशन टुवर्ड नेबरिंग कंट्रीज देन मेजर ग्लोबल पावर्स. उन्हें उस समय कोल्ड वॉर में यूएसए यूएसएसआर उनसे इतना डर नहीं लगता था जितने नेबर वाले उनको परेशान कर रहे थे. इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान चाइना ने हमको ज्यादा परेशान किया. हाउ डिड एक्सटर्नल एंड इंटरनल मिलिट्री थ्रेट्स समटाइम्स कन्वर्ज इनटू सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज? बताइए. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A. Neighbors providing economic aid to mitigate internal conflicts. The correct answer is option number B. Collaborative efforts between internal separatist movements and neighboring countries. अगर मैं कई बार 1-2 वर्ड मिस प्रोनाउंस कर दूं तो माफ करना. कैमरे में देखकर और स्क्रीन में देखकर कई बार वैसा हो जाता है क्योंकि एक आंख ऊपर एक आंख नीचे हो जाती है. आप पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, नेबर्स प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक एड टू मिटिगेट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स. अब आपको मिटिगेट का मतलब नहीं पता रहेगा तो आप ये वाला टिक करके आओगे. आप बोलोगे हाँ यार नेबरिंग लड़ाई करवाते थे. नहीं, इसका मतलब है कि उन लोग मदद करते थे इन कॉन्फ्लिक्ट को कम करवाने के लिए. तो नहीं भैया, वो मदद नहीं करते थे, वो तो और चिंगारी डालते थे. तो इसलिए थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस का वोकैब स्ट्रांग होना चाहिए. फ्री मटेरियल वाले कोर्स में टर्मिनोलॉजी का पीडीएफ भी मिलेगा, तो टर्म्स अपने स्ट्रांग करो. और हाँ, वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो आप, और कमेंट में लिख दो भैया मजा आ गया, वीडियो में दम है. आपका एक लाइक एक कमेंट वीडियो को पुश करता है, एल्गोरिदम वीडियो को सपोर्ट करती है. इस सीरीज की हर एक वीडियो को नंबर 1 रैंक करवाना है, तो इतनी मेरी मदद आपको करना पड़ेगी, आपकी जिम्मेदारी है. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स टुडे आर मेड अप ऑफ इंटरनल वॉर्स? तो कितनी इंटरनल वॉर्स हमें देखने को मिलती है, क्या परसेंटेज शेयर है? द करेक्ट आंसर इज मोर देन 95%. तो ज्यादातर जो होती हैं वो इंटरनली होती हैं. According to traditional security, what is primary right reason for a country to go to war? वॉर में जाने के लिए राइट रीजन क्या होता है? द करेक्ट आंसर इज, या तो आप सेल्फ डिफेंस कर रहे हो या फिर लोगों को जेनोसाइड वगैरह से बचाने की कोशिश कर रहे हो. बिसाइड्स ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर्स, what other forms of cooperation are considered significant? इसका भी फंसना पक्का में निमोनिक हमने देखा था, याद करने की कोशिश करिए. द करेक्ट आंसर इज डेक, DAC, डिसआर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. विच 1972 कन्वेंशन, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, बैंड द प्रोडक्शन एंड पोजेशन ऑफ बायोलॉजिकल वेपन्स? तो नाम में ही आंसर है. द करेक्ट आंसर इज बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन. अच्छा ये बताइए, जो CWC केमिकल वाला था वो कौन से ईयर में हुआ था? जल्दी बताइए, कमेंट्स में बताइए, आगे ये वाला क्वेश्चन भी जरूर से आएगा. हाउ मेनी स्टेट्स हैव असीडेड टू द BWC एंड CWC रिस्पेक्टिवली? बताइए क्या करेक्ट आंसर हो सकता है आपके हिसाब से? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A, 155 एंड 193. अगर आपकी पुरानी एनसीईआरटी है तो उसको ठीक कर लेना, यही करेक्ट आंसर है. व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द 1972 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी? क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ट्रीटी कब हुई या 1972 में कौन सी ट्रीटी हुई? तो एंटी बैलिस्टिक ट्रीटी. सबसे जो एक्यूरेट इसमें आंसर है वो है टू स्टॉप US एंड USSR फ्रॉम यूजिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स एज अ डिफेंसिव शील्ड टू लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक.
Which treaty regulated the acquisition of nuclear weapons by allowing only those who tested them before 1967 to keep them? एक बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटी थी जिसने बोल दिया था भाई 1971 से पहले अगर आपने कर लिया तो रख लीजिए, उसके बाद आप न्यूक्लियर का कुछ नहीं कर सकते। और इंडिया ने बहुत इसका अपोजिशन भी किया हुआ था, हमने बोला था कि नहीं भाई ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है। द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। ये ट्रीटी कब हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, कमेंट में बताइए, बहुत आराम से आप बता पाएंगे, आसपास से ही आपको कुछ आइडिया लग जाएगा। What is the process called where countries share ideas and information about military intentions to avoid misunderstanding? तो जो हमने ऊपर डेक निमोनिक देखा उसी में इसका आंसर है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करते हैं, एक दूसरे को बताते रहते हैं। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी व्हाट इज बोथ प्रिंसिपल थ्रेट एंड द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ अचीविंग सिक्योरिटी? पैराग्राफ की टॉपिक की ये आखिरी लाइन है, क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से ये चीज बताई हुई है, बताइए। द करेक्ट आंसर इज फोर्स। ये प्रिंसिपल थ्रेट भी है और प्रिंसिपल मीन्स भी है अचीव करने का। वॉट इज द रेफरेंट ऑफ सिक्योरिटी नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन? तो नॉन ट्रेडिशनल में जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? वहां हम कंट्री की बात नहीं करते, वहां हम कंट्री के परे और भी कुछ की बात करते हैं, वो है इंडिविजुअल कम्युनिटीज और ऑल ऑफ humankind. Which concept of security focuses on protection of people more than protection of states? The correct answer is option number B, human security. Proponents of the narrow concept, मतलब वो लोग जो नैरो कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते हैं ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, फोकस ऑन व्हाट? ये किस पे फोकस करते हैं? जब सक्रिय लेवल पे, नैरो लेवल पे हम बात करते हैं तो आंसर निकल के आता है जो वायलेंट थ्रेट्स, इंडिविजुअल और इंटरनल वायलेंस हमें देखने को मिलता है। What does the broad concept of human security include? जब हम ब्रॉड की बात करते हैं तो हम थ्रेट में क्या इंक्लूड करते हैं? करेक्ट आंसर इज, हम बोलते हैं भाई वायलेंस वगैरह अपनी जगह, लेकिन हंगर, डिसीज, नेचुरल डिजास्टर को भी इंक्लूड करना चाहिए। What are the two key phrases associated with the broadest formulation of human security? अगर हम सबसे broadest फॉर्म में बात करते हैं तो एनसीईआरटी में दो फ्रेजेस आते हैं। क्या है? फ्रीडम फ्रॉम वांट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर। किसी भी तरीके का डर नहीं होना चाहिए और बेसिक नेसेसिटीज पूरी होना चाहिए। Why did the idea of global security emerge in the 1990s? क्या हुआ 1990s में ऐसा जो ये इमर्ज करा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भाई ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, बहुत सारे ऐसे ग्लोबल नेचर के थ्रेट्स हमारे सामने आ गए थे। हाउ इज टेररिज्म डिफाइंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स? टेररिज्म की क्या डेफिनेशन दी हुई है? 2 मार्क्स में भी कई बार आ जाता है। ये एक पॉलिटिकल वायलेंस है जहां पर हम सिविलियंस को डेलिबरेटली और इनडिस्क्रिमिनेटली टारगेट करते हैं। बाकी ये बी सी डी कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कहा था मैंने आपसे, धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर होने लग जाएगी। What event in the 1990s led to a debate on whether the UN should intervene to stop human rights abuses? एक ऐसी चीज हुई थी जिसके बाद ये यूएन पे आ रहा था कि भाई हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। तो जो करेक्ट आंसर है वो है जो रवांडा में जिनेसाइड हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पर? ये भी एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। कुछ तो हुआ था, आप मुझे कमेंट्स में बताइए। बहुत बहुत 2 नाम निकल के आते हैं सिंपल सिंपल से, जल्दी बताइए कमेंट्स में। What is the primary difference between a migrant and a refugee? ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। माइग्रेंट्स कौन होते हैं? वो जो वॉलेंटरी अपनी मर्जी से लीव करते हैं अपॉर्चुनिटीज वगैरह के लिए। रिफ्यूजी मतलब जिनको मजबूरी में अपना छोड़ना पड़ता है, वॉर, डिजास्टर और किसी भी रीजन से। What are people called who have fled their homes but remain within national borders? हिंट देता हूं, इसमें जो कश्मीरी वैली में हुआ था उसके बाद जो कश्मीरी पंडित्स हैं वो इसके एग्जाम्पल बनते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और बात बता देता हूं, अगर आपको हमारे सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, या फिर आपको हमारे फसना पक्का है के पीडीएफ चाहिए है, तो आप हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन पर जा सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन में प्रीमियम नोट्स, बैचेस, फसना पक्का है पीडीएफ, फ्री मटेरियल, कॉपी चेकिंग, बहुत सारी चीजें हैं। तो आप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर से जरूर से डाउनलोड करिए। और कभी भी कोई क्वेश्चन रहता है तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर अगर आप हमारा नंबर सेव कर लेंगे और हम आपका
नंबर सेव कर लेंगे तो हमारे पूरे स्टेटस वगैरह भी आपको दिखते रहेंगे। हम बहुत मोटिवेशनल स्टेटस वगैरह डालते रहते हैं, हज़ारों बच्चे व्हाट्सएप पर हमसे कनेक्टेड हैं। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द इंटरेक्शन बिटवीन एवरेज इनकम पर पर्सन, पर कैपिटा इनकम, एंड पॉपुलेशन ग्रोथ अफेक्ट द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ स्टेट्स और सोशल प्रेशर्स, सोशल ग्रुप्स? थोड़ा सा एक ये हमारा इकोनॉमिक्स वाला क्वेश्चन है, बट ये बनना चाहिए, ज्योग्राफी में भी इसको आपने पढ़ा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आपकी हाई पर कैपिटा इनकम है और स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ है तो इनकम आपकी बढ़ती है, लेकिन लो इनकम और फास्ट पॉपुलेशन है तो आप पॉवर्टी में ही रह जाते हैं और गरीबी आने लग जाती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच फैक्टर इज ड्राइवन सब सहारन अफ्रीका बैकवर्ड इनटू डीपर पॉवर्टी? क्या रीजन है? तो देखो अलग अलग रीजन है, लेकिन ये सारे ऑप्शन में से जो सबसे सही एक्यूरेट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। भाई HIV एड्स का ट्रीटमेंट बहुत ही हाई कॉस्टिंग होता है और वहाँ बहुत सारे लोग इस चीज़ से प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। वहाँ पे बोट्सवाना करके एक कंट्री है, वहाँ तो 3 में से 1, साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं 3 में से 1 को HIV एड्स NCERT में दिया हुआ है। बाकी अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं तो 6 में से 1 को HIV एड्स है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट वगैरह की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है, ज़्यादातर रीजनों में बहुत दिक्कत आती है। तो अब व्हाट कोरिलेशन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन वॉर्स एंड रिफ्यूजीज माइग्रेशन पर्टिकुलरली इन द 1990s? तो एक कोई रिलेशन हमें देखने को मिला था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नियरली ऑल रिफ्यूजी फ्लोज कोइंसाइडेड विद इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। अंदर लफड़ा होगा तो लोग बेचारे रिफ्यूजी बनते हैं। फिर व्हाट इज द मिनिमम कॉमन क्राइटेरिया फॉर एन इशू टू क्वालिफाई एज अ सिक्योरिटी प्रॉब्लम? बताइए क्या एक ऐसी चीज है जिसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे? द करेक्ट आंसर इज, ऊपर भी हमने देखा हुआ है, इट मस्ट थ्रेटन द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ द रेफरेंट। जिसकी भी हम बात कर रहे हैं उसके एग्जिस्टेंस पे अगर खतरा आ रहा है तो मतलब इशू बहुत बड़ा है। Why is military force considered ineffective against many non-traditional threats like poverty? क्यों बोला जाता है यहाँ मिलिट्री का कोई मतलब नहीं है? क्या रीजन हो सकता है बताइए? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऐसी जगहों पे फोर्स यूज करके आप सिचुएशन को और वर्स कर दोगे, बेटर नहीं करोगे। Which of the following is an example of an international non-governmental organization involved in cooperative security? तो पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, ये चीज़ फिर से रिपीट हो रही है, कई बार हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्वेश्चन नंबर 50, when is the use of force permitted under cooperative security? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एज अ लास्ट रिसोर्ट, और वो भी सैंक्शनड, कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी बोल रही है, ऐसा नहीं है किसी एक कंट्री ने कर दिया। तो जब सब फेल हो जाता है तब आप कर सकते हैं, लेकिन सारे लोगों के कोऑपरेशन के साथ। व्हाट वाज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? फंसना पक्का वीडियो में इसका बहुत ही शानदार निमोनिक मैंने बताया था। रीजन क्या था? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आ ही जाता है। मैंने आपसे क्या बोला था? मी, MIIE, आप इसको मी से याद कर सकते हैं, एम से सोच लीजिए, फिर मैं बताता हूं। द करेक्ट आंसर इज एम से मिलिट्री, आई से इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अगले आई से जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं उसकी बात करी जाती है, और ई से फिर हम बात करते हैं इकोनॉमी की और पॉवर्टी को मिटाने की। तो मी से आपको याद हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हमारा स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज। हाउ डिड द इंडियन गवर्नमेंट जस्टिफाई द 1998 न्यूक्लियर टेस्ट्स? तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि भाई अपनी नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करना है, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज से हमको खतरा हो सकता है। व्हाट इंटरनेशनल अग्रीमेंट डिड इंडिया ज्वाइन टू हेल्प चेक ग्लोबल वार्मिंग? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल। एनवायरमेंट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हाउ डज इंडिया अटेम्प्ट टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी अगेंस्ट इंटरनल मिलिटेंट ग्रुप? बहुत ही सिंपल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इंडिया को दबाता वगैरह नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम दैट अलाउज फॉर पावर शेयरिंग। पावर शेयर करते हैं, उनकी एस्पिरेशन को सुनते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डिड PM नेहरू सपोर्ट? तो नेहरू जी इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर क्या सपोर्ट करते थे? एशियन सॉलिडेरिटी, डीकोलोनाइजेशन, डिसआर्मामेंट। इंडिया बोलता है भाई कि कोई भी ट्रीटी हो रहे हैं तो वो यूनिवर्सल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ कंट्री न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, कुछ नहीं रख सकते। तो ये सारी चीजें इंडिया बात करता है, और नेहरू जी स्टार्टिंग से इन सारी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, यूनिटी वगैरह की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी? ऊपर ही मैंने आपको निमोनिक बताया, मी, आखिरी में आता है ई, तो ई से क्या होगा भाई? डेवलपिंग द इकोनॉमी टू लिफ्ट द मासेस आउट ऑफ पॉवर्टी।
हमारा इकोनॉमी आ गया। तो मी से आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। बिटवीन 1946 एंड 1991 ईयर याद रखिएगा, व्हाट हैपेंड टू द नंबर ऑफ सिविल वॉर्स, जो कंट्री के अंदर ही वॉर होती हैं, क्या देखने को मिला हमको? देयर वॉज अ 12-fold राइज। विच टू ट्रीटीज बैंड कैटेगरीज ऑफ बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स? मैंने आपसे ऊपर बोला था कमेंट में ईयर बताइए, अब आंसर में आ गया है BWC एंड CWC 1972 एंड 1997। भूलना नहीं, एमसीक्यू में बहुत आता है। व्हाट डज बैलेंस ऑफ पावर इंप्लाई फॉर अ स्टेट? तो नाम से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरिंग अ फेवरेबल पावर डायनामिक स्पेशली विद दोज क्लोज बाय और विद पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स। What is a key feature of the international system according to the traditional view of security? तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन हमने ऊपर देखा था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कि एक बहुत ही ब्रूटल अरीना है, कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। Why did some newly independent countries fear their neighbors more than superpowers? क्या रीजन था ऐसा भाई? The correct answer is ऑप्शन नंबर ए, because they quarreled over borders, territories and control of populations. What is the primary focus of global security? नाम से ही मालूम चल रहा है। The correct answer is option number C, addressing threats that affect all of humankind like epidemics and climate change. Question number 63. Which of the following is not a traditional security concern according to match the terms exercise? नॉट पे फोकस करिए, बहुत सारे बच्चे नॉट पे फोकस नहीं करते हैं, गलत करके आ जाते हैं। मैच द फॉलोइंग, मैच द टर्म्स एक्सरसाइज क्यों लिखा हुआ है मैंने? रीजन ये है कि कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि इसमें से कौन सा नॉन ट्रेडिशनल है, बताइए। इसमें से आप बोलेंगे भैया ए और डी में कंफ्यूजन हो रहा है, बट जो करेक्ट आंसर है वो है डी, अ न्यूज पेपर क्रिटिकल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। रीजन क्या है भाई? डेंगी फीवर ऐसा है, आप बोल सकते हैं कि इसको तो भैया हम एपिडेमिक में भी काउंट कर सकते हैं अगर बहुत फैल रहा है। नहीं, एक रीजन समझिए। हमने ऊपर बात करी है कि कई बार हम बायोलॉजिकल वेपन भी यूज करते हैं, कई बार हम केमिकल वेपन भी यूज करते हैं, कई बार इंटेंशनली भी करते हैं। तो इसलिए जो सबसे एक्यूरेट है वो हमारा डी ऑप्शन आएगा। तो जो सबसे एक्यूरेट होता है वो आपको लगाना पड़ता है। विच रीजन हैज सीन मोर पीपल किल्ड इन वॉर्स रिसेंटली देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सब सहारन अफ्रीका। हम इन सीरीज को बनाने के लिए आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, PYQs मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे इंक्लूड करते हैं, इसलिए लाइक कमेंट करना ही है। और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपको पूरे इंटरनेट के सबसे शानदार प्रीमियम नोट्स चाहिए या फिर फंसना पक्का है का PDF या फ्री मटेरियल या बैचेस या कॉपी चेकिंग, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ आपको वहीं पर मिलेगा। इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोर्स इज यूज्ड एज अ लास्ट रिसोर्ट ओनली आफ्टर, किसके बाद? ऑल अदर अल्टरनेटिव्स हैव फेल्ड, इसके बाद आप कर सकते हो। व्हाट इज द एम ऑफ आर्म्स कंट्रोल? आर्म्स कंट्रोल का मतलब क्या होता है भाई? आर्म्स कंट्रोल का मतलब होता है टू रेगुलेट द एक्विजिशन और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स, ऑप्शन नंबर सी। In 1997, India joined 160 countries. Question के अंदर question, in signing and ratifying which international agreement that provides a roadmap for reducing greenhouse gas emission? क्वेश्चन के अंदर ही 3 क्वेश्चन बन गए। टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग, तो ये हमने देखा हुआ है, द आंसर इज क्योटो प्रोटोकॉल। Why is democracy considered a way to provide greater security in India? हम बार बार ग्लोबलाइजेशन, बार बार डेमोक्रेसी की क्यों बात करते हैं? तो करेक्ट आंसर है, बताइए। इट अलाउज स्पेस फॉर आर्टिकुलेटिंग द वॉइस ऑफ द पुअर, जो गरीब लोग हैं उनकी आवाज आ पाती है, उनकी एस्पिरेशन, उनकी ख्वाहिशें हमें पता चलती हैं, वो पावर शेयर करते हैं, एंड कंबाइनिंग ग्रोथ विथ डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 69, विच टेररिज्म इन्वॉल्व्स द सिटीजन और टेरिटरी ऑफ मोर देन वन कंट्री? तो जब हम एक से ज्यादा कंट्री की बात करते हैं तो हम इंटरनेशनल टेररिज्म की बात करते हैं। अब हम असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन, security remains a slippery idea because its conception can vary across different societies and historical periods. रीजन दिया हुआ है, it is unlikely that 650 crore people organized in nearly 200 countries would share an identical conception of security. The correct option is option number A. दोनों सही हैं और explanation भी सही है। Consider the following statements regarding the traditional external notion of security and identify the correct one. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, कौन सा है गलत है? पॉज करिए, पढ़िए और बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 4 सही है, 2 और 3 सही नहीं है।
मिलिट्री एक्शन ओनली इंडेंजर द लाइफ ऑफ सोल्जर्स, गलत है भाई, तो ऐसे दूसरा वाला भी गलत है। अब मैच द फॉलोइंग की भी बात करते हैं, इन्हें मैच करिए। डिटरेंस का मतलब मैंने आपको बताया हुआ है। डिटरेंस का मतलब क्या होता है भाई, हम वॉर का कॉस्ट रेस कर देंगे तो हमारे 1 का सी होना चाहिए। तो पूरे ऑप्शन में 2 में दिया हुआ है 1 का सी। तो अलायंस बिल्डिंग, बैलेंस ऑफ पावर, चलो बैलेंस ऑफ पावर देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पावर मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है कि भाई हम मिलिट्री वगैरह बिल्ड कर रहे हैं तो हमारे 3 का ए हो जाएगा। 3 का ए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। Consider the following statements regarding the security challenges of newly independent countries in Asia and Africa and choose the correct option. पॉज करिए, इनको पढ़िए और सही ऑप्शन बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 एंड 4। अब ईयर वाला मैच द फॉलोइंग है, ये हमने पढ़ा हुआ है, जल्दी से बताइए क्या आपको सही लग रहा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, assertion. Traditional security recognizes that cooperation is possible to limit the violence of war. 4 marks में क्वेश्चन आता है। Armies must avoid killing or hurting non-combatants and should only use force after all alternatives have failed. The correct answer is option number A. दोनों सही हैं, एक्सप्लेनेशन भी सही है। Which of the following statements accurately describe the referent of security in different conceptions? तो अलग अलग उसमें मेन हम किसकी बात करते हैं सिक्योरिटी की, आप इसको पढ़िए और आंसर बताइए। द करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 4, हमारा ऑप्शन नंबर सी। 77. Secure states do not automatically mean secure peoples. During the last 100 years, more people have been killed by their own governments than by foreign armies. बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। आपने नोटिस किया होगा मैं कुछ क्वेश्चन खुद नहीं पढ़ता, आपसे बोलता हूं कि आप पढ़िए। रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि मुझे रीडिंग करने में आलसी आ रही है। जब सामने वाला पढ़ता है तो सब पढ़ देता है, लेकिन कई बार जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो हम नॉट और कुछ वर्ड मिस कर देते हैं, एक एक वर्ड से अंतर आता है। इसलिए खुद की प्रैक्टिस भी होना चाहिए। हर एक एमसीक्यू की वीडियो में मैं कुछ कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जरूरी है, वरना एमसीक्यूज में बहुत बच्चों के मार्क्स कटते हैं। Consider the following statements about global security and identify the correct ones. कौन सा करेक्ट है इनमें से? The correct answer is option number B, 1, 2 and 4. A sea level rise of 1.5 या फिर 2.0 meters would flood 20% of Bangladesh. तो जो स्टेटमेंट करेक्ट है ये अपने आप में भी एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आपको सारे ऑप्शन भी अच्छे से बनना चाहिए। Assertion. Terrorist groups choose civilian targets to use the unhappiness of the public as a weapon against national governments. International terrorism involves the citizen or territory of more than one country. तो भाई दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन एज सच कुछ भी सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 80. Consider the following statements regarding the classification of human rights and choose the correct option. इनको पढ़िए और सही आंसर बताइए। The correct answer is option number A, 1, 2 and 3. Assertion. Health epidemics demonstrate the growing interdependence of state. Diseases like HIV, AIDS, SARS, bird flu spread rapidly through migration, business and tourism. 81 का सही बताइए। The correct answer is option number A. Explanation सही है कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो इन सारों में से बताइए, हमने एमसीक्यूज में कहीं ना कहीं इनको पढ़ा हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 एंड 4। अब मैच द फॉलोइंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब सहारन अफ्रीका, तो भाई यहाँ पर तो HIV हमने पढ़ा हुआ है, तो 1 का तो बी हो गया, पूरे उसमें 2 में ऐसा दिया हुआ है। फिर हम तुत्सी ट्राइब की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था ना 2 नाम निकल के आते हैं, हुतू ट्राइब, तुत्सी ट्राइब। मैंने बोला था कि आप कमेंट में बताइए। तो भाई हुतू ट्राइब ने इनको इतना मतलब किलिंग किया था कि इनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ गया था, तो 3 का ए हो गया। 3 का ए हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? हमको इसमें देखने को मिल रहा है, तो ए हमारा सही हो गया। अब 84. In cooperative security, the use of force should be a last resort sanctioned collectively by the international community. और रीजन दिया हुआ है, military force is the most effective tool for alleviating poverty and managing refugee movement. वहीं तो ए सही है, लेकिन आर तो एकदम ही गलत है, तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। कंसिडर द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी एंड चूज द करेक्ट सीक्वेंस। तो मी MIIE से आपको याद करना है इसको। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4। 3 हमारा सही नहीं है, ठीक है।
assertion in India a democratic government is considered a way to provide greater security. Democracy allows spaces for articulating the voice of the poor, pressures the government to combine economic growth with human development. तो दोनों एकदम सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी हमको सही लग रहा है, तो इसका ए सही है। फिर से मैच द फॉलोइंग की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल हमने चेक किया हुआ है भाई, इसमें ग्लोबल वार्मिंग की बात करी थी तो 1 का बी हो गया, पूरे उसमें एक ही में दिया हुआ है तो कई बार एक से भी हमारा सही हो जाता है, तो ऑप्शन ए सही है। अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रीटीज अग्रीमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या पहले हुआ फिर क्या बाद में हुआ, सोचिए। ये सारे ईयर्स हमने ऊपर क्वेश्चन में देखे हुए हैं, सोचिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1। अरेंज इंडिया सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसको भी जमाइए। इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 4, 3। फिर से क्रोनोलॉजिकल आता है, इसको भी जमाइए, सोचिए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ना ऑप्शन नंबर ए 2, 1, 3, 4। जरूरी नहीं है कि ऊपर ए है उसके नीचे है तो अगले का ए नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ये चीज। अरेंज द फॉलोइंग ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इसको भी जमाइए, सोचिए। ये सारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले हैं। इसका भी जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 3, 1। अरेंज द फॉलोइंग आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट मेजर्स इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बहुत अच्छे से सोचिए, क्या पहले हुआ होगा क्या बाद में हुआ होगा, पूरे चैप्टर में यही हमने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले इनमें से क्या हुआ, तो सबसे पहले बताइए, तो भाई यही हुआ, तो 3 इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। इसके बाद इनमें से क्या हुआ, इसके बाद इसमें से हुआ 2, तो 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा सही हो गया। अरेंज द फॉलोइंग इंडो पाक कॉन्फ्लिक्टिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्या हुआ, हमको कुछ नहीं समझना, हमको बस इतना मालूम है कि कारगिल वाला तो सबसे आखिरी में हुआ है, तो अरे बाप रे, तीनों में आखिरी में दिया हुआ है। और बताइए, फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट आंसर ही इसमें दिया हुआ है, तो इनमें से थर्ड, तो ये और ये में 3 दिया हुआ है, तो इन 2 को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अब 2 पहले हुआ या 4 पहले हुआ, बताइए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ऑब्वियसली 1971 की वॉर बाद में हुई है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी हिस्ट्री को भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए, अलग अलग फेजेस को। इसमें से कौन सा आपको सही लग रहा है, इनमें से क्या पहले हुआ क्या बाद में हुआ। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आखिरी बार ये आपके साथ में मजाक कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के ए करता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं प्रेशर में आके, ए कैसे हो सकता है यार, बार बार ए कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है, वो कई बार ट्रिक करने के लिए किया जाता है। और इसी के साथ ये वीडियो हमारा एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करिए, व्हाट्सएप टेलीग्राम पर धड़ाधड़ शेयर कर दीजिए और हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं आप हमको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पूरी सीरीज़ देखिए, फंसना पक्का है की सीरीज़ करिए, रैपिड रिवीजन करिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। ढेर सारा प्यार, याद रखिए आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।